नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली यानी सभी कोर्सों पर 90 से 95% छूट चल रही है। और ये दर्पण क्लासेस करौली ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। ये ऑफर 21 मार्च से 31 मार्च तक रहने वाला है। यानी सपनों पर सफलता का रंग दर्पण के साथ चढ़ाएं। तो ये होली के अवसर पर है। और हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, विश्व का भूगोल मैंने चालू किया है। तो विश्व के भूगोल में याद रखें, विश्व का जो भूगोल है, उस विश्व के भूगोल में हमने सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं प्रारंभ चालू की हैं। तो अक्षांश देशांतरों को लेकर के जानकारी हमें जुटानी है। अक्षांश देशांतर रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, क्या है, तो इन चीजों की हमने कल चर्चा की थी। तो आप फटाफट बताइए, अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं? हाँ, काल्पनिक, बिल्कुल राइट। यानी अक्षांश और देशांतर ये कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो हैं ये किधर से किधर की ओर खींची जाती हैं? फटाफट बताओ। अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। और अक्षांश रेखाएं जो हैं ये होती हैं किस आकार में? पूर्ण वृत्ताकार आकार में। देशांतर रेखाएं दोनों उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जाकर के मिल जाती हैं, एकीकृत होती हैं। और ये होती हैं अर्धवृत्ताकार आकृति में। अक्षांश रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर किसका निर्धारण कर रही हैं? तो ये जलवायु का निर्धारण करने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। फिर आपने पढ़ा देशांतर रेखाएं यानी समय का निर्धारण करती हैं। समय का निर्धारण करती हैं कौन सी रेखाएं? तो हमने पढ़ा देशांतर रेखाएं ये करती हैं काय का निर्धारण? समय का निर्धारण। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश यानी दो अक्षांशों के मध्य का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होता है। और अक्षांश रेखाएं जो हैं तो उनमें दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है, एरिया, उसे क्या कहा जाता है? कटिबंध या जोन। आपने पढ़ा कि दो देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर 111 पॉइंट कितना 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। और फिर हमने पढ़ा कि दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गोर या गोरे कहा जाता है। इसके बाद में आपने पढ़ा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है कितनी? तो अक्षांशों की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी होंगी? 100 यानी 179, 100 कितनी 79। जबकि कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो कुल अक्षांश होंगे 181, है ना, 181। तो अक्षांश रेखा और अक्षांशों में डिफरेंट है। इसके बाद में आपने पढ़ा कि देशांतर रेखाएं होती हैं कितनी? 360। तो आज हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यानी अक्षांश रेखाओं को लेकर के आज अपना ये चैप्टर चलेगा। अक्षांश जो रेखाएं देखिएगा, अक्षांश रेखाओं को ये हम पढ़ेंगे तो आप हेडिंग बना लीजिए क्या? अक्षांश रेखाएं। यानी आज आप पढ़ने वाले हैं क्या? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं को लेकर के किस तरह से सवाल बन सकते हैं, तमाम सवालों की दोस्तों करेंगे क्या चर्चा। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश क्या? रेखाएं। यानी ये हमारा चैप्टर आज चलेगा दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। अब देखो अक्षांश जो रेखा है इनको लेके किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो तमाम प्रकार के सवालों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला दोस्तों, अक्षांश रेखाओं को लेके ये सवाल बनेगा। तो अक्षांश रेखाएं होती हैं, याद रखें, कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं।
कि अक्षांश रेखाएं किस आकार में होती हैं, यानी अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा होता है। और उसके बाद में फिर हम जानेंगे कि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो आकार के अलावा यानी संख्या में है। संख्या कितनी होती है दोस्तों, संख्या कितनी है, तो संख्या की हम बात करें अक्षांश रेखाओं की तो याद रखें इनकी जो संख्या होगी साथियों, यानी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या हो जाएगी कितनी, फटाफट से बता दीजिए। क्या आप कल भी चर्चा में ला चुके हैं, यानी अक्षांश रेखाओं के आकार की हम बात करें तो इनका आकार होता है क्या, पूर्ण, इस प्रकार से पूर्ण वृत्ताकार, यानी ये कैसी होती हैं दोस्तों, वृत्ताकार होती हैं। और कुल कितनी संख्या में कितनी होती है बोलो, तो संख्या में ये 100, यानी संख्या में हो जाएंगी 100 कितनी, तो ये होंगी 179, 179 ये संख्या में होती हैं। इसके बाद में देखेंगे आप अगला बिंदु, अक्षांश जो रेखाएं हैं ये किसका निर्धारण करती हैं, यानी किसका निर्धारण करती हैं ये रेखाएं, तो दोस्तों ये निर्धारण करती हैं किसका, तो ये याद रखना जलवायु का, किसका, जलवायु का निर्धारण करने के लिए ये रेखाएं खींची जाती हैं। के बाद में नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो रेखाएं हैं जलवायु का क्या करती हैं, निर्धारण। अब ये किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती हैं, तो दोस्तों ये खींची जाती हैं यानी पश्चिम से लेकर के, पश्चिम से और किधर की ओर, पूर्व की ओर, याद रखना क्या, ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये रेखाएं खींची जाती हैं, यानी पश्चिम दिशा से किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर इन अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। अब आइए अक्षांश रेखाओं को लेकर के किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे, उन तमाम सवालों की चर्चा हम करेंगे। अक्षांश रेखाओं को लेकर के बनने वाले क्या सवाल देखें, तो सबसे पहला बिंदु अक्षांश जो रेखाएं हैं अपनी, अक्षांश रेखाएं याद रखिएगा, ये अक्षांश रेखाएं अक्षांशों के अकॉर्डिंग खींची जाती हैं। और अक्षांशों की अगर हम संख्या की बात करें तो अक्षांश होते हैं 100 कितने, 81। ये हमने कल पढ़ा कि अक्षांश कुल कितने हैं, तो अक्षांश होते हैं 181 और अक्षांश रेखाएं होती हैं कितनी, ठीक है। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा दो अक्षांशों के, यानी दो अक्षांश रेखाओं के, दो किनके, दो अक्षांश रेखाओं के, दो अक्षांश काय के भाई, रेखाओं के, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये कहलाता है क्या, कटिबंध। ये हमने कल जाना, ये क्या कहलाएगा, कटिबंध, याद रखना इस नाम से जाना जाएगा। यानी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, कटिबंध या जोन कहेंगे, कटिबंध कहेंगे या क्या कहेंगे, जोन कहेंगे। के बाद में ये जो मध्य की है, यानी दो अक्षांशों के दोस्तों किनके, दो अक्षांशों, दो अक्षांशों के मध्य की तो है वो कितनी है, तो मध्य की याद रखना क्या, दूरी, ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होगी वो 100 कितनी, 11, 100 यानी कितना, 11, 111 किलोमीटर होती है, 100 कितना, 11 किलोमीटर होती है, याद रखें। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो होगी वो 111, यानी 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 111। इसका मतलब है कि एक एक याद रखना क्या,
डिग्री बराबर कितना हो गया, 111 किलोमीटर हुआ। 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, 111 किलोमीटर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे आप नेक्स्ट, आगे देखें अगले बिंदु को हम जानते हैं नेक्स्ट, यानी अक्षांश रेखाओं को लेकर के बाकी की और क्या क्या सवाल बन सकते हैं तो वो हम जानते हैं। देखें तो नेक्स्ट देखिएगा, अक्षांश जो रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, इनके विषय में कल मैंने आपको बताया इस तरह से ये अपना हो गया क्या, ग्लोब। तो इनके बिल्कुल मध्य में यहाँ होती है कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेडोर। तो क्या करती है, अक्षांश रेखाओं की सेंटर सेंटर रेखा होती है, 0 डिग्री पर होती है। और उसके बाद में दो गोलार्ध बनते हैं, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इनके मध्य में जो रेखा होती है, यानी अक्षांश रेखाओं का विभाजन किस रेखा के द्वारा होता है, अक्षांश रेखाओं का याद रखिए, विभाजन करने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो रेखा जो इनका क्या करती है, विभाजन। अक्षांश, देखें एक मिनट, लेते हैं हम उसी, क्या विषुवत रेखा, यानी हमारी ये रेखा हो गई कौन सी, विषुवत वत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के विषय में सबसे पहले हम जानते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों, विषुवत जो रेखा है याद रखना, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को कई किससे जाना जाता है, कई उपनामों से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के कई क्या है सर, उपनाम भी हैं। अब क्या क्या उपनाम हैं विषुवत रेखा के, तो विषुवत रेखा को सबसे पहला उपनाम हम कहते हैं इसे क्या, भूमध्य रेखा, क्योंकि ये कहाँ पर होती है, मध्य में, मध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा जो है इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दूसरा इसका जो उपनाम हो जाएगा, वो उपनाम होगा दूसरा क्या, ये इक्वेडोर से गुजरती है। इक्वेडोर कहाँ पर है, कहाँ की कंट्री है, दक्षिणी अमेरिका की, इसलिए इसे इक्वेडोर रेखा भी कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, इक्वेडोर रेखा भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे और किस नाम से जानेंगे, आपको पता है कि ये अक्षांश रेखाओं में कितनी डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री क्या, अक्षांश रेखा। तो इतने नामों से ये जानी जाती है कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, अब विषुवत रेखा के विषय में हम समझ सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है तो लेके किस प्रकार के सवाल बनेंगे, वहां भी यहाँ देखेंगे। विषुवत रेखा जो है क्या, विषुवत रेखा, देखिए विषुवत रेखा सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त बनाती हैं। कैसे बनाती हैं वृत्त, देखो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गई तो घूम के उसी जगह आ जाएगी, तो बनने वाला है क्या, वृत्त। सभी क्या बनाएंगी, वृत्त, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगी तो चारों तरफ घूम के वहीं आएगी, गोलाई में घूम रही हैं, तो ये वृत्त बनाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं क्या बनाती हैं, वृत्त। लेकिन ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है ना, विषुवत रेखा। तो यह कैसा, सबसे, यह सबसे याद रखना बड़ा, सबसे क्या बड़ा क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। यह सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा वृत्त बनाती है कौन सी अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री वाली। देखो संख्या में तो 0 है, पर वृत्त सबसे बड़ा क्योंकि यहाँ है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा, पृथ्वी ऊपर ध्रुवों पर चपटी है, धसी हुई है, यहाँ से ज्यादा फैली हुई है, तो यहाँ से घूमेंगे तो बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, वृत्त बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन ऊपर जाएंगे तो कम घूमना है, फिर और ऊपर कम। तो जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वृत्त कैसे होते जाते हैं,
छोटे होते जाते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा क्या बनाती है, व्रत बनाती है। एक तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा व्रत बनाती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट और क्या याद रखना है, देखिए अगले बिंदु की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्या बनाएगी, व्रत बनाएगी। दूसरी बात, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में भी बांटती है। कौन कौन से दो गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये सेंटर में है। तो यह है संपूर्ण, यह है संपूर्ण किसको, संपूर्ण पृथ्वी को याद रखें। यह है संपूर्ण, संपूर्ण पृथ्वी को, यह संपूर्ण को दो गोलार्धों में बांटती है। दो किस, दो गोलार्धों में बांटती है। यानी ये संपूर्ण पृथ्वी को किस में बांटती है, दो गोलार्धों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक बनाती है कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। एक उत्तरी गोलार्ध और एक क्या बनाती है, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे इस तरह से हम जान सकते, देखो ये यहाँ से गुजरती है, ये अपना एक हो गया गोलार्ध और ये हो गया दूसरा गोलार्ध। ये आपका बना कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। ये बना कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध गया। और ये हमारा बन गया एक कौन सा, तो दक्षिण गोलार्ध। यानी संपूर्ण को दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा ने संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांट दिया, दो गोलार्धों में। अब यहाँ हम देख सकते हैं इसने संपूर्ण पृथ्वी को बांटा कितने गोलार्धों में। चलो ठीक है, दो गोलार्ध बन गए यहाँ पर। तो अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर याद रखना कि दो गोलार्ध इसने बना दिए। अब वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। तो जैसे जैसे हम उत्तरी चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, किसी भी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे। यानी ये हमारी बीच में विषुवत रेखा है, यहाँ से चाहे तो उत्तरी ध्रुव की ओर जाइएगा नॉर्थ पोल, चाहे दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की ओर जाइएगा। जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये जो वृत्त है, वृत्तों का आकार कैसा होता जाएगा, छोटा, लेकिन संख्या बढ़ती जाएगी। अक्षांशों का क्रम, संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, संख्या तो बढ़ेगी पर वृत्त का आकार कैसा होता जाएगा, छोटा। तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा से, याद रखना कहाँ से, रेखा से, रेखा से जैसे जैसे रेखा से ज्यों ज्यों, रेखा से ज्यों ज्यों की ओर, ध्रुवों की ओर, की ओर बढ़ते हैं। यानी जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ज्यों ज्यों बढ़ते हैं कहाँ, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश के व्रत कैसे होते जाते हैं, बढ़ते हैं अक्षांश के, अक्षांश ये याद रखना क्या, व्रत अब कैसे होते चले जाएंगे, छोटे होते जाते हैं, छोटे होते, छोटे होते जाते हैं। लेकिन होता क्या है, व्रत छोटे होते जाते हैं लेकिन क्या होगा, व्रत तो होंगे छोटे लेकिन, लेकिन अक्षांश, लेकिन अक्षांशों की क्या बढ़ जाती है, क्रम संख्या बढ़ती जाती है। अक्षांशों की कैसी संख्या, क्रम संख्या क्या
बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है। अक्षांशों की याद रखिएगा, क्रम संख्या बढ़ती जाती है ना। अक्षांशीय वृत्त कैसे होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे और अक्षांशों की क्रम संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है अक्षांशों के विषय में। अब अक्षांशों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें आप फटाफट। देखिए, आगे देखें को लेके और किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे तो सुनिए आगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो विषुवत रेखा है, कौन सी विषुवत रेखा, जिसे हम कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा, या हम कहते हैं इसे इक्वेडोर रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इस विषुवत रेखा के याद रखना कारण दो गोलार्ध बने, उत्तरी और दक्षिणी। अब हम अपने भारत की स्थिति अगर जाने, किस भारत की अगर जाने, तो भारत की तो आप जान सकते हैं। भारत की स्थिति याद रखना किस आधार पर, अक्षांशीय आधार पर। तो अक्षांशीय आधार पर भारत की जब आप जानोगे भारत की स्थिति, तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी किसमें है दोस्तों, गोलार्ध में, गोलार्ध में क्या है, स्थित है। यानी अक्षांशीय आधार पर अपना जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है बताओ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पर ये हो गया ये ग्लोब, और ये हो गई अपनी, 1 मिनट, हाँ यहाँ देखें हम, जैसे इस तरह से ये अपना हो गया क्या, एक ये देख सकते हैं आप। तो ये हो गया अपना एक क्या, ग्लोब। अब इस ग्लोब में बीच में हमने ये एक रेखा की, ये कौन सी रेखा, यानी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री पर है, जिस रेखा का नाम क्या है, वत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये यहाँ अपना है दोस्तों क्या, भारत। अपना जो भारत है वो इस उत्तरी गोलार्ध में है। यानी इस तरह से ये अपने भारत की क्या है, ये हो गया। तो याद रखिए, अक्षांशीय आधार पर अगर सवाल पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा जवाब होगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। अब देखो, इस भारत से जितनी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी सभी क्या कहलाएंगी, अक्षांश कहलाएंगी। चाहे वो भारत का नीचे का भाग हो, चाहे भारत का कैसा हो, ऊपर वाला भाग हो। ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, भारत इससे टच नहीं होगा, इस रेखा से थोड़ा सा ये ऊपर रहेगा, भैया कोई बात नहीं, पर चला। ये देखिए ऐसे ही चला गया। देखो, अब ये हो गई हमारी 0 डिग्री पर कौन सी रेखा, विषुवत रेखा हो गई, रेखा है, विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, तो यहाँ अपना ये हो गया क्या, भारत। ये भारत हो गया है ना, यानी थोड़ा सा ऊपर हमें रखना है। अब ये कौन से गोलार्ध में है, तो ये अपना गोलार्ध था क्या, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध था,
उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो अक्षांशीय आधार पर भारत किस गोलार्ध में, फटाक से बताएं आप। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में आएगा। अब ये जो विषुवत रेखा है, इसके कारण दो गोलार्ध बन गए भारत में। जैसे यहाँ जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींचेंगी, इतनी 90 पे तो खींचती नहीं है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन पे रेखा नहीं खींचती। तो उत्तरी गोलार्ध में खींचेंगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो उत्तरी अक्षांश में खींचेंगी वो क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं। तो ये लिखना चालू करें, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध में खींची गई उत्तरी गोलार्ध में गई अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं, उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। याद रखना, ये उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं, कहलाती है। यानी गोलार्ध में जितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, सबकी सब उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी काय में, गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में गई, दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखाएं, खींची गई क्या अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगी, बताओ। दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। याद रखें क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश। तो इधर लिखते हैं, आ गया। ये दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाती है ना। ये कहेंगे हम क्या, दक्षिण, ठीक है। और ये जो हमारी अक्षांश होंगी, उन अक्षांशों को कहेंगे है? बात नहीं, दक्षिणी अक्षांश ही है ना, याद रखें। क्या कहलाती हैं, कहलाती हैं। चलो जी, इन्हें हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, बताओ, उत्तरी अक्षांश। और जो दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाएंगी वो दक्षिणी अक्षांश होंगी, ठीक है। अब जैसे मेरा मतलब है कि इसमें जितनी रेखाएं खींचेंगी ना, वो सब उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश। अब जैसे यहाँ से ये 0 डिग्री है, पर खींचेगी तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भले ही वो अपने भारत का दक्षिणी भाग हो, बात समझ में आई। भारत का भले ही वो दक्षिणी भाग हो, भारत का ऊपर उत्तरी भाग है, नीचे ये दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग कन्याकुमारी, ऊपर हो गया अपना कौन सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह। तो भारत का भले ही ये उत्तर है, ये दक्षिण है। चाहे भारत के दक्षिण में कोई रेखा खींचे, चाहे मध्य में खींचे, चाहे उत्तर में खींचे, नाम होगा उत्तरी अक्षांश। हम ऐसे नहीं कर सकते कि भारत के उत्तर में उत्तरी अक्षांश और भारत के नीचे दक्षिणी अक्षांश। भारत के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमारा भारत ही किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश ही कहलाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि देखें, इस तरह से हम ये जान सकते हैं
कि अपना जो भारत है दोस्तों, अपना क्या भारत, देखो ये जो भारत है याद रखना अपना, देखिए तो यहाँ से ये रेखाएं खींचेंगी इस तरह से, ये रेखाएं एक ये, अब यहाँ और एक भारत के कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। इसके अंदर आ गया अपना क्या भारत। अब ये पूरी की पूरी रेखाएं क्या आएंगी, उत्तरी अक्षांश, तो ये वाली भी उत्तरी अक्षांश होगी और ये भी क्या होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। अब ये कौन सी उत्तरी अक्षांश होंगी वो आप जान लीजिए, यानी हमारा भारत जिन अक्षांशों में है वो कौन सी अक्षांश है, तो ये है अपनी कौन सी वाली, इधर लिखते हैं और इस वाली को इधर लिखते हैं, यानी 8 डिग्री दोस्तों, ये डिग्री का चिन्ह है और 4 ये मिनट का चिन्ह है। लेकिन कौन सी अक्षांश मानेंगे हम इन्हें, उत्तरी अक्षांश, क्या मानेंगे, उत्तरी अक्षांश। भले ही ये भारत के दक्षिणी भाग में आ रही है, भले ही ये भारत के कौन से पार्ट में है, दक्षिणी भाग में है, लेकिन हम इन्हें क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक। इन्हें हम कहेंगे क्या, उत्तरी अक्षांश। देखें तो ये कहलाएगी उत्तरी क्या अक्षांश के नाम से जानी जाएगी, उत्तरी अक्षांश। यानी हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट का चिन्ह होता है, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब भले ही ये कन्याकुमारी के पास है, भारत का तो ये दक्षिण है, लेकिन आप उत्तरी ही कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसमें जितनी खिंचेंगी अक्षांश वो सब उत्तरी होंगी। यहाँ से लेके और कितना, यानी 8 से और ये हो गया कितना, 37 डिग्री है क्या मिनट, कौन सा अक्षांश होगा, ये भी उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ये हमें याद रखना है कि हमारा जो भारत है वो अक्षांशीय आधार पर किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में तो है, पर किन किन अक्षांशों के मध्य है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी आपको दोनों ही बार उत्तरी उत्तरी बोलना पड़ेगा, है ना। इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का ये उत्तरी भाग है, नीचे का दक्षिणी, दक्षिणी अक्षांश बोल लेना, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश इस गोलार्ध में होते तब बोला जाता, उत्तरी गोलार्ध में जितनी खिंचती तब, चाहे किसी देश के वो मध्य में से खिंच रही हो, चाहे उस देश के नीचे से, चाहे ऊपर से, सब की सब क्या होंगी, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि यहाँ मैं लिखा चुका हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में कई अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। बात समझ में आ गई, तो इस तरह से सवाल भी आ जाता है। अब ये तो हुई अपने काय की भारत की स्थिति। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखिए विषुवत रेखा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो विषुवत रेखा को लेकर के तरह के सवाल बन सकते हैं, तो आइए जानते हैं आगे। जो विषुवत रेखा है उसको लेकर के नेक्स्ट अगला जो सवाल बनेगा, देखें तो ये विषुवत रेखा के पास वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा कैसा एरिया होता है, गर्म, यानी गर्म एरिया होता है। और विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री कहाँ, दक्षिणी, ये वाला जो पार्ट है अपना विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, देख सकते हैं आप इस तरह से, ये है ना। तो विषुवत रेखा के ये मैं बना देता हूँ बीच, कौन सी विषुवत रेखा। अब हम जानते हैं इस विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे यानी कितने कितने डिग्री, तो 5 5 डिग्री, 5 5 डिग्री ये बनाते हैं ना, विषुवत रेखा के कितने, 5 5 डिग्री, यानी इससे 5 डिग्री पर और 5 डिग्री कहाँ पर, नीचे। विषुवत रेखा के 5 अक्षांश ऊपर लेने हैं और 5 नीचे लेने हैं, तो ये ऊपर हो गया 5 डिग्री, ये कहेंगे आप नॉर्थ, एन का मतलब उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ, नॉर्थ अक्षांश है ये 5 डिग्री। लेकिन विषुवत रेखा तो 0 पे है, इससे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे तो भी 1 2 3 4 5 ऐसे आएगी ना भाई। ये आपकी हो गई विषुवत रेखा। यहाँ से ऊपर कितनी रेखा खिंचती है, कितनी खिंचती है, 89,
और नीचे भी 89, 90 पे रेखा नहीं खिंचती। तो ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 डिग्री यहाँ तक, और नीचे भी 1 2 3 4 5 डिग्री यहाँ तक, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ये बीच के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, बीच के एरिया की। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, याद रखना, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री एस का मतलब साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इनके जो मध्य का एरिया है, मध्य वाला क्षेत्र, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य वाला क्या क्षेत्र, ये किस नाम से जाना जाता है। तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, और 5 डिग्री चले जाओ नीचे दक्षिणी अक्षांश में, ये बीच वाला एरिया बहुत ज्यादा कैसा रहता है, गर्म रहता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्या, डोल ड्रम पेटी। इसे नाम दिया गया है क्या, डोल ड्रम पेटी। इस एरिया को कहा जाता है क्या, डोल, और ड्रम नाम से जानते हैं, पेटी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जब वायु दाब आप पढ़ेंगे, वायु दाब की पेटियां पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजों की चर्चा होगी। तो डोल ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें कभी एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि डोल ड्रम पेटी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र ही होता है। तो डोल ड्रम पेटी, या हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय क्या कहते हैं इसको, क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखीय क्या कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है ना। डोल ड्रम पेटी या विषुवत रेखीय क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये डोल ड्रम पेटी या विषुवत रेखीय क्षेत्र है, याद रखना ये सबसे गर्म, सबसे कैसा क्षेत्र है, तो सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। मेरा मतलब है कि इस दायरे में जितनी आती हैं, देख सकते हैं आप, एक बार इधर देखें प्लीज। जैसे कि ये हो गया, देखो ये आपकी कौन सी है, विषुवत रेखा। 5 डिग्री ऊपर जाओ, 5 डिग्री नीचे, यानी नॉर्थ और साउथ की ओर। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इस क्षेत्र में जो भी कंट्री आ रही हैं, जो भी देश आ रहे हैं, जैसे ये आ गए, ये हो गया अफ्रीका, इसका ये आ गया है ना, कॉर्निया, नरावी, ये जेरो, ये इस तरह से ये इसके आ गए। फिर आगे हम बढ़ेंगे, हैं, फिर इसमें आ गया दक्षिणी अमेरिका, इसका ब्राजील आ गया, कोलंबिया आ गया, ये आ गया अपना इक्वेडोर वगैरह। तो जितने महाद्वीपों के जो भी देश इसके अंतर्गत आएंगे, वो सभी कंट्रियों में अत्यधिक क्या गर्मी पड़ती है, अत्यधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है डोलड्रम वाला। एक बात, अब गर्मी जहाँ ज्यादा पड़ेगी तो वहाँ बारिश भी ज्यादा होगी, तो यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है, डोलड्रम पेटी में वर्षा जो होती है, वर्षा को कहते हैं क्या, संवहनीय वर्षा नाम से जानते हैं, संवहनीय वर्षा। आपसे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लेगा कि डोल ड्रम पेटी, पेटी का मतलब क्षेत्र, डोल ड्रम पेटी वाले क्षेत्र में या विषुवत रेखीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो संवहनीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, संवहनीय वर्षा कहलाती है। आप फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, अब देखिएगा, हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखें ध्यान दें। तो यहाँ देखो, यहाँ बनाते हैं हम इस तरह से एक,
ये देखिए, यानी ये मैंने आपको क्या बना दी, पृथ्वी बना दी माना कि, है ना। अब इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, तो यहाँ से ये हमारी एक रेखा हो गई, कौन सी, यहाँ से हम ये रेखा निकालेंगे तो ये हो जाएगी अपनी रेखा, यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हो गई, कितने डिग्री पे होती है बताओ आप। ये विषुवत रेखा है, ये होगी कितने पे, 0 डिग्री पर होगी विषुवत। ठीक है भाई, विषुवत रेखा। अब ये उत्तरी गोलार्ध है और ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। इस जगह पे एक रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री, लेकिन उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बना रहे हैं ना अपन। जैसे 1 2 3 4 बढ़ेंगे तो 23 और आधा, 23.5 पे पहुंच जाओ वहां पे ना। 23.5 पे एक रेखा निश्चित की है उत्तरी गोलार्ध में, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होती, किस में रहती है, उत्तरी गोलार्ध में रहती है। तो ये हो गई अपनी कर्क रेखा। ये सर कितने डिग्री पर रहती है, 23.5 डिग्री पर रहती है। लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ, एन लिख दिया मैंने। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं ना। अब इस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। इसी का नाम है कर्क रेखा। यही कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। इसी प्रकार से ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके नीचे अपना हो गया कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब दक्षिणी गोलार्ध में भी हम आएंगे तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों का नाम क्या हो जाता है, दक्षिणी अक्षांश हो जाता है। तो यहाँ इसी प्रकार से जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ भी कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री। लेकिन एस, एस का मतलब साउथ, यानी दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ अपने रहती है कौन, मकर रेखा। बात समझ में आ गई। मकर रेखा, ये भी सभी अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा भी अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा है, और मकर रेखा भी क्या है दोस्तों, अक्षांश रेखा है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखो क्या हमें समझना है यहाँ, इम्पोर्टेंट बात, कि अपना जो सूर्य होता है, क्या सूर्य, अपना जो सूर्य होता है, तो वो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। अब जानते हैं कि उत्तरायण दक्षिणायन क्या क्या चीजें होती हैं, यानी उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है। तो ध्यान देना इधर अच्छे से, आप इस चित्र की ओर देखें। यानी इधर से मान लीजिए पूर्व दिशा से यहाँ से सूरज निकला, तो सूरज के ऊपर जाने को हम क्या कहेंगे, उत्तरायण, और नीचे की तरफ आने को क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं। ऊपर जाएगा, चलो इसे थोड़ा सा बीच में ले लेता हूं मैं, तरह से समझ लो आप। देखो, तो ऊपर जाने को हम क्या कहेंगे, उत्तरायण कहेंगे। सूरज की ओर नीचे आने को क्या कहेंगे भाई, दक्षिणायन कहेंगे। जब सूरज यहाँ से ऊपर जाएगा उत्तरायण, नीचे आएगा दक्षिणायन। अब बात आती है कि सर ये ऊपर भी अक्षांश है, यहाँ आपका 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त नीचे अंटार्कटिक वृत्त 66.5 पे ये भी बनते हैं। ये मुख्य मुख्य अक्षांश हैं। तो ऊपर जाएंगे तो अक्षांश बढ़ेंगी, 23 के बाद 24 25 26 27 28, कहाँ तक बढ़ेंगी, 89, है ना। 90 पे बिंदु होता है ऊपर ही ऊपर। अब क्या हुआ, सूरज जो अपना है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक, यानी उत्तरायण की कर्क रेखा तक रहती है और दक्षिणायन की मकर रेखा तक रहती है। ना ही तो सूरज उत्तरायण के समय कर्क रेखा से ऊपर जाता, ऊपर चमकता है, और दक्षिणायन के समय मकर रेखा से नीचे नहीं चमकता है। ये लास्ट इनके क्या है, स्टॉप है। तो सूर्य के मकर रेखा की ओर से ऊपर जाने को उत्तरायण कहेंगे, और कर्क रेखा की तरफ से नीचे आने को क्या कहेंगे, दक्षिणायन कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब सूरज मकर रेखा से ऊपर बढ़ेगा तो ये तो सेंटर रेखा है, कौन सी, विषुवत रेखा बीच में है, यहाँ तक तो उत्तरी गोलार्ध, वो दक्षिणी गोलार्ध ही रहेगा। इसके बाद में वो किस गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है।
और उत्तरी गोलार्ध से भी आएगा तो इसके बाद में प्रवेश कर जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह से और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है, लेकिन उसका एक निश्चित स्थान भी है। पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमक के फिर रिटर्न हो लेना, और नीचे से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा से फिर ऊपर हो लेना, ये सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन कहलाता है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, सूरज नीचे की ओर आ रहा है, तो वो कौन सा दिन है जब सूरज मकर रेखा पर अपना प्रकाश सीधा डालेगा, सीधा चमकेगा, तो वो अपना दिन होता है। जैसे मान लो ये सूरज है, क्या हम मान लेते हैं क्या सूरज, देखो तरह से ये हो गया अपना क्या सूरज, ठीक है। अब ये अपना प्रकाश किस पर, मकर रेखा पर सीधा और लंबवत किस दिन डालता है, तो ये डालता है कितने को, यानी 22 दिसंबर के दिन। किस दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये अपना इस पर सीधा क्या डालता है, प्रकाश डालता है। इसके बाद में ये उत्तरायण होना चालू हो जाता है, धीरे 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 ऊपर की ओर जाएगा तो उत्तरायण कहेंगे। हम तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, हम तो उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है कौन सी रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अब जब दिसंबर के महीने में सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो हमसे इसकी दूरी रहती है, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना कर्क रेखा, कितने 8, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो जैसे ही ये अब हमसे इसका डिस्टेंस हो गया ना, तो सूर्य का प्रकाश दिसंबर के महीने में ये दक्षिणायन में रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो हमारे उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, तिरछा, इसकी किरणें तिरछी आती हैं। इसका मतलब तिरछी आती हैं तो सही मायने में प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो ये क्षेत्र फिर कैसा रहेगा, ठंडा। और यही कारण है कि दिसंबर में अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ती है, सर्दी, क्योंकि सूरज अपन से डिस्टेंस पर रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये ऊपर होना चालू हो जाता है, तो ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर ये सीधा चमकता है कब, तो देखिएगा विषुवत रेखा पर ये सीधा चमकेगा कब, तो उत्तरायण के समय, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, यानी कितने मार्च को, तो 21 मार्च को, कितने मार्च को, 21 मार्च के दिन सूरज विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है और सीधा चमकता है। अब इस बात को तो आप भी जानते हैं कि विषुवत रेखा तो बिल्कुल कहाँ पर है बताइएगा, मध्य में है। विषुवत रेखा बिल्कुल कहाँ पर है दोस्तों, मध्य में है। तो मध्य में सूरज अगर विषुवत रेखा पर प्रकाश डालेगा, तब तो दोनों गोलार्धों को बराबर मिलने वाला है प्रकाश, यानी विषुवत रेखा से इतना ही उत्तरी गोलार्ध को प्रकाश मिलेगा, इतना ही दक्षिणी गोलार्ध को मिलेगा, दोनों ही गोलार्धों को बराबर प्रकाश मिलेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि सूर्य का प्रकाश जब लंबवत और सीधा सूर्य चमके विषुवत रेखा पर, तो दोनों गोलार्धों को बराबर मिलता है, और दोनों गोलार्धों को बराबर मिलेगा तो ये वो दिन होगा 21 मार्च, इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि भी कैसी होगी, समान होगी। लेकिन जब ये यहाँ सीधा चमक रहा था, तब दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि में डिफरेंट था। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कि जिस जगह से सीधा चमके वहीं बड़ा दिन हो जाता है। अब यहाँ से सीधा चमक रहा है, अब ये ना तो उत्तरी गोलार्ध ना दक्षिणी, तो अब हमें कहना पड़ेगा कि भी दोनों गोलार्धों में दिन रात कैसे हैं, बराबर। ठीक, इसके बाद मार्च के बाद फिर सूरज ऊपर अभी तो और जाएगा,
उत्तरायण कहाँ तक जाना है? कर्क रेखा तक जाना है। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। अब देखो मार्च आ गया, सूर्य थोड़ा हमसे नियर में आ गया ना, नजदीक आ गया, तो सर्दियां कम पड़ जाती हैं। सर्दियां क्या कम पड़ जाती हैं अभी भी। अब क्या चल रहा है, कौन सा महीना है? मार्च चल रहा है। सर्दियां कम पड़ गई क्योंकि सूरज हमारे पास में थोड़ा आ गया है, दोनों गोलार्धों को बराबर प्रकाश डाल रहा है। फिर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में मार्च अप्रैल मई और जून। तो जून के महीने में यानी कितने जून को, तो 21 को सूरज सीधा चमकेगा काय पर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर है ना। अब जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, इस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान और वायु दाब बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में आ गया, उत्तरायण हो गया सूरज, तो ऐसे में फिर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश तिरछा मिलेगा। तो जून के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में जो कंट्री आ रही है सर्दी पड़ेगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, मकर रेखा गुजरती है ना ऑस्ट्रेलिया से, वहां जब हमारे यहाँ गर्मी तो वहां सर्दी, वहां सर्दी तो हमारे यहाँ गर्मी। अब क्या हुआ, ये 21 ऐसा दिन है, ऐसा दिन है जब सूर्य पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पूर्णतः, पूर्णतः क्या होता है, उत्तरायण हो जाता है। मेरा मतलब पूरी तरह उत्तरायण हो गया, के बाद वो वापस रिटर्न हो लेगा। दूसरी बात, सूरज जिसपे से सीधा चमकेगा वो सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 उत्तरी गोलार्ध का कैसा दिन भी है? उत्तरी गोलार्ध का याद रखना, ये उत्तरी गोलार्ध का कैसा दिन माना जाएगा? सबसे बड़ा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे, गोलार्ध का सबसे क्या बड़ा, सबसे बड़ा क्या मानेंगे इसको? दिन मानेंगे, ठीक है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और ऐसे ही आपने ये भी पढ़ा कि जो 22 दिसंबर है, सूरज सीधा चमकता है किस पे से? मकर रेखा से। तो 22 दिसंबर जो है, इस दिन क्या होता है, सूरज क्या हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है। और इस 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण का गोलार्ध का, दक्षिण गोलार्ध का ये कैसा दिन है? दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, सबसे कैसा बड़ा दिन। अब आप कहेंगे कि भाई छोटा दिन भी बता दो, छोटा दिन भी बता दो, तो अपोजिट कर लीजिए। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो उत्तरी गोलार्ध का छोटा। दोनों क्या कह रहा हूँ, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर छोटा है। अच्छा, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। लेकिन ये 21 मार्च को सूरज जब विषुवत रेखा से प्रकाश डालता है, तो उत्तरायण के समय ऊपर जाते समय, तो ये जो 21 मार्च है, ये वो दिन है जब सूरज दोनों गोलार्धों में अपना प्रकाश बराबर डाल रहा है। तब क्या होगा, तब तो दिन रात की अवधि कैसी बराबर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन रात कैसे बनेंगे, समान बनेंगे बराबर। अब वो इसके बाद में ऊपर चला गया सूरज, उत्तरायण हो गया। लेकिन एक चीज याद रखो, ध्यान देना, इधर देखो पहले, कि जब वो सूरज दक्षिणायन होगा, वापिस होगा ना जून के बाद में, भाई 21 जून के बाद रिटर्न नहीं होगा क्या? फिर वापिस जाएगा, फिर होगा वही रूट चलेगा। तो 21 जून के बाद में फिर दक्षिणायन होगा, तब भी इस जगह एक बार फिर से आएगा। एक बार जाते समय, एक बार आते समय बात है। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च जाते समय, और जून के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर में आते समय। तो कौन सा सितंबर? 23 सितंबर। 23 सितंबर को फिर से सूरज
विषुवत रेखा पर सीधा प्रकाश डालेगा। यानी 21 मार्च को तो उत्तरायण के समय सीधा प्रकाश डाले और 23 सितंबर को दक्षिणायन होते समय की ओर आते समय सीधा प्रकाश डालता है। तो सीधी भाषा में हम समझ सकते हैं कि सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर एक वर्ष में कितनी बार, 2 बार, कितनी बार भाई, 2 बार सीधा चमकता है। और 2 ही वो दिन है जब दिन रात की अवधि कैसी होगी, समान होगी। तो अब वो कौन कौन से 2 दिन होंगे, तो ये वो 2 दिन होंगे, आपको ये याद रखना होगा। ये वो 2 दिन हैं जब दिन रात की अवधि कैसी हो, दिन रात की अवधि कैसी हो, समान होगी। यानी दिन रात कैसे होंगे, समान। कौन से गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। कौन से गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों। बात समझ में आ रही है? दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि सेम होगी। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर हो गए। अब इसके बाद में देखिएगा आप, नेक्स्ट देखें, ध्यान दें। ये दोनों दिन जो हैं, इन दिनों को एक नाम दिया गया है अलग से। क्या नाम दिया गया है? इन दोनों दिनों को एक नाम दिया गया है, क्या, विषुव। क्या नाम दिया गया है इन दोनों दिनों को? तो विषुव नाम दिया गया, याद रखना, क्या, विषुव। अब विषुवों की संख्या कितनी है, 2। कितने ऐसे साल में दिन है जब विषुव होता है? विषुवत नहीं कह रहा, विषुव कह रहा हूं। विषुव क्या होता है? विषुव मीन्स वह दिन जिस दिन दोनों गोलार्धों में दिन रात समान हो। या कहिए विषुव मीन्स वह दिन जिस दिन सूरज विषुवत रेखा पर सीधा और लंबवत चमके। या कहिए विषुव का मतलब वह दिन जिस दिन दोनों गोलार्धों को समान रूप से क्या मिले, तापमान मिले सूरज का। तो ये विषुव है। अब ये विषुव कितने हैं, 2 हैं। अब 2 में कौन कौन से 2 विषुव हैं? तो एक तो हो गया 21 मार्च का दिन, 21 मार्च के दिन का विषुव, ये विषुव। और एक हो गया आपका 23 सितंबर के दिन का विषुव। 23 क्या, सितंबर का विषुव। 21 मार्च का विषुव पोजीशन कब बनेगी भाई, फटाफट बता। सूर्य के उत्तरायण के समय के दक्षिणायन, उत्तरायण के समय। तो ये स्थिति तो बनेगी किसके समय, उत्तरायण के समय। जब उत्तरायण होगा तब ये पोजीशन बनने वाली है, उत्तरायण के समय। लेकिन ये स्थिति बनेगी के दक्षिणायन के समय। यानी सूरज क्या होगा, दक्षिणायन होगा, तब ये है दक्षिणायन के, दक्षिणायन के क्या समय, ये पोजीशन दोस्तों बनेगी। चलो ठीक है। अब आप जानते हैं कि भाई मार्च के महीने, मार्च में क्या रहता है, मार्च है तो वसंत रहता है। अभी बसंत पंचमी हमने मनाई थी, तो वसंत रहता है। इसीलिए इस दिन जो बनता है का नाम रख दिया स्पेशल, क्या, वसंत विषुव। क्योंकि 2 विषुव हैं तो नाम तो रखने ही होंगे ना, वसंत विषुव। 21 मार्च को बनने वाले विषुव का नाम क्या है, वसंत विषुव। अब वो सितंबर में तो हल्की हल्की सर्दी महसूस हो जाती है, तो इसे क्या नाम रख दिया, इसे जो नाम रखा गया, याद रखें, वो नाम क्या रखा गया है, तो वो है शिशिर विषुव। कौन सा विषुव, तो शरद या शिशिर। इसका नाम रख दिया क्या, तो वो, ये इस प्रकार से याद रखें, 2 विषुव है। बात समझ में आ गई? तो विषुवों की संख्या अगर पूछ जाए एग्जाम में कभी कितनी होती है, तो है ना। तो ये यहाँ तक, इसके बाद में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, कर्क रेखा को लेके, मकर रेखा को लेके। फिर इनके विषुव आर्कटिक वृत्त है ऊपर एक, नीचे 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त है, नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त है। उनको लेके भी प्रश्न बनते हैं। फिर उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री पे और दक्षिणी ध्रुव है 90 पे। तो ये अक्षांश रेखाओं को लेके जितने सवाल बनते हैं उन तमाम सवालों की हम चर्चा करेंगे। तो ये हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं। आज इतना ही इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इस क्लास में दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।